वेलकम टू LRNR क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। फर्स्ट है व्हाट इज पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग मतलब क्या। पावर मतलब पावर, हिम्मत, ताकत, ऑथोरिटी। शेयरिंग मतलब एक का पावर दूसरे के साथ शेयर करना। तो चैप्टर बेसिकली है ये। इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। व्हाट इज पावर शेयरिंग होता क्या है। इसको समझने के लिए हम अच्छे से दो कंट्री का एग्जांपल लिए हैं, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। ठीक, तो श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जिसमें पावर शेयरिंग नहीं होता है। ठीक, तो पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण श्रीलंका को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बेल्जियम कंट्री नंबर 2 है बेल्जियम में पावर शेयरिंग होता है। ठीक, तो बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे। बेल्जियम कंट्री कैसी कंट्री है, उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं और उसमें पावर शेयरिंग किया जाता है। पावर शेयरिंग कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग करना, इसके बारे में हम ये जो दो कंट्री के एग्जांपल्स को लेके पढ़े हैं वहां हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब किस किस टाइप से, किस किस रूप से हम पावर को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इसके बारे में पढ़ेंगे। बस यही चार टॉपिक हैं, चार या पांच टॉपिक है, यही 5 टॉपिक है जिसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो टॉपिक नंबर 1 क्या है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। अब हम इसको अच्छे से जानते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज पावर शेयरिंग। इसको हम एग्जांपल से एक समझते हैं। मान लो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा लोकल गवर्नमेंट होता है। ठीक, तो अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठती है। वो पूरे कंट्री को लेके डिसीजंस या पॉलिसीज बनाती है। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट उसके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में बैठती हैं या स्टेट के कैपिटल में बैठती हैं, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक ही रहता है। थर्ड लेवल में क्या है, थर्ड लेवल में लोकल गवर्नमेंट जैसे अगर आप विलेज एरिया में है वो तो पंचायत, या आप टाउन में हो तो म्यूनिसिपैलिटी, तो इनका भी एक छोटा सा एरिया होता है, उस छोटे से एरिया के बारे में ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो ये जो 3 लेवल्स जो डिवाइड किए गए, कितने लेवल्स है, ये 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट के तीनों लेवल है। अभी ये 3 लेवल्स क्यों डिवाइड किए गए हैं, अगर एक ही लेवल रहता, मान लो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो पूरे कंट्री, ये मान लो आपका कंट्री है, पूरा कंट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटीज जितने भी इश्यूज है कौन हैंडल करता, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो इतने सारे इश्यूज किसी एक जगह पे अगर जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन इजीली हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। और हर एक प्रॉब्लम अपना एक स्पेसिफिक रूप में होता है। उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, वहां के लोकल इश्यूज को ठीक से समझने के लिए लोकल लेवल के लोगों को ही डील करने देने से अच्छा होता है। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्री के बारे में देखती है और वो अपना पावर क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेती है, और बहुत सारी ऐसी डिसीजन है जो स्टेट को फ्रीडम दिया जाता है कि आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। वहीं पे स्टेट क्या करती है, स्टेट अपनी पावर को, कुछ पावर अपने लोकल गवर्नमेंट को भी दे देती है कि ये इश्यूज अगर होता है तो आप अपने लेवल में सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो इंडिया के साथ पाकिस्तान
इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन कैसा होगा, ठीक, इसके बारे में डिसीजन कौन ले सकता है? सेंट्रल लेवल ले सकता है, स्टेट लेवल ले सकता है कि लोकल लेवल ले सकता है? ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल ले सकता है, क्योंकि एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन है, तो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। अभी मान लो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग तो थ्रू आउट इंडिया है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर कुछ चेंजेस लाना है तो वो कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ ले सकता है। या फिर मान लो करेंसी रिलेटेड कुछ इश्यूज है, करेंसी रिलेटेड इश्यूज है, करेंसी नोट्स कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ से। तो करेंसी रिलेटेड इश्यूज अगर है कि ये करेंसी लीगल टेंडर है, ये करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब ये अब नहीं चलेगा मार्केट में, ये सारे डिसीजन कौन लेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह कुछ ऐसे डिसीजन हैं जैसे स्टेट को मान लो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज है, फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज है, ठीक, लैंड रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज है, ये सारे डिसीजंस कौन लेंगे? पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। तो ये जो हमने ये कुछ नाम देखे, यहाँ पे कुछ नाम देखे, ये सारे चीज कहाँ लिखा हुआ है? ये सारे चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं, 3 लिस्ट, जिस तीनों लिस्ट में पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट का क्या क्या पावर होगा उसके बारे में स्पेसिफिक लिखा हुआ है। 3 लिस्ट क्या क्या है? 3 लिस्ट है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल लेवल के लिए है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे पावर्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में अगर डिसीजन लेना हो तो कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट। और एक लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने सारे मैटर्स हैं, दीज टॉपिक्स या दीज मैटर्स आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टेट्स ओनली। इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ही अपना डिसीजन ले सकती है, ठीक। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है। ऐसे लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 लिस्ट अवेलेबल है। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट किसी टॉपिक के बारे में कुछ अपना पॉलिसी या रूल्स बनाते हैं, अगर उसी टॉपिक अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? जैसे लेबर हो गया, आपका मैरिज हो गया, इन सारी इस तरह की चीजों को कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया। उसमें फ्रीडम दिया गया स्टेट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। अगर स्टेट गवर्नमेंट मान लो लेबर के ऊपर कुछ एक रूल बनाती है और उसी टॉपिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल वैलिड नहीं रहेगा। तब किसका रूल वैलिड रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंट्री को हमें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देना है तो हम क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा तो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारे कंट्री को भी क्या किया गया है? इंडिया एक कंट्री है। इंडिया कंट्री को क्या किया गया? अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है कि नहीं? उसके अंदर भी अलग अलग विलेजेस हैं। तो ये अलग अलग लेवल, अलग अलग लेयर्स क्यों बनाए गए हैं? पावर को शेयर करने के लिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम अगर एक ही इंडिया रखते तो हमें एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ लोग ऐसे लॉजिक देते हैं कि अगर हम पावर को सेंट्रली रखते हैं, मान लो कोई एक पर्सन ही सारे डिसीजन ले रहा है, अगर मैं ही पूरे कंट्री का डिसीजन ले रहा हूं तो क्विक डिसीजन हो सकता है। क्विक तो डिसीजन होगा, लेकिन नंबर ऑफ इश्यूज इतने रहेंगे कि उसको क्विकली डिसीजन लेके भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया जाता है? कुछ इश्यूज ऐसे रहते हैं, अगर नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में डिसीजन लेंगी, स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेंगी, और अगर लोकल इश्यूज है तो लोकल गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती हैं। इसलिए पावर शेयरिंग
जरूरी है। अब हम दो कंट्री का एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, एक है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम। देखते हैं श्रीलंका कैसी कंट्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम था और वहाँ पावर शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कंट्री श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो स्टोरी ऑफ श्रीलंका में श्रीलंका को जानने के लिए पहले हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रीलंका क्या है, बेसिकली यहाँ का पॉपुलेशन है 2 करोड़। 2 करोड़ क्या है, इट इज जस्ट लाइक आवर स्टेट हरियाणा। हरियाणा का पॉपुलेशन भी कितना है, अप्रॉक्स 2 करोड़ है, ठीक है। तो श्रीलंका कैसा है, हरियाणा हमारा जो स्टेट है उसी के तरह है श्रीलंका। नेक्स्ट है क्या, उसमें 2 लैंग्वेज मेनली लोग बोलते हैं। फर्स्ट है सिन्हाला। क्या है लैंग्वेज, सिन्हाला। सिन्हाला स्पीकिंग कितने लोग हैं, 74% ऑफ द पॉपुलेशन। जो 2 करोड़ पॉपुलेशन है उसका 74% पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है, 74% बोलती है सिन्हाला लैंग्वेज। क्लियर। और वो लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म। रिलीजन क्या है उनका, बुद्धिज्म। जो लोग सिन्हाला बोलते हैं उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म है। सेकंड है तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो तमिल बोलने वाले लोग भी श्रीलंका में रहते हैं। कितने परसेंट है, 18%, ठीक है। 18% लोग क्या करते हैं, तमिल बोलते हैं। तो ये तमिल जो बोल रहे हैं वो कुछ श्रीलंकन तमिल है जो श्रीलंका के अपना मूल निवासी है, उनके एंसेस्टर्स दादा परदादा सब लोग श्रीलंका में ही थे, ठीक। तो वैसे लोग कितने हैं, 13%। और कुछ इंडियन तमिल्स है, इंडिया से माइग्रेट होके जो काम के तलाश में गए थे तमिलनाडु से या इंडिया से जो भी गए थे इंडियन तमिल्स, वो पॉपुलेशन है 5%। तो हमने देखा तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है 18%, जिसमें 13% है श्रीलंकन तमिल एंड 5% है इंडियन तमिल। और ये जो तमिल लोग हैं ये कौन सा लैंग्वेज फॉलो करते हैं, ये हिंदुइज्म एंड मुस्लिम दोनों हैं। इनका लैंग्वेज क्या है, हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक। तो अभी तक हमने देखा पॉपुलेशन है 2 करोड़, 2 मेजर स्पीकिंग लैंग्वेज है, एक है सिन्हाला और दूसरा है तमिल। रिलीजन में हमने देखा बुद्धिज्म है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म फॉलो करती है, और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन हिंदू भी और मुस्लिम भी फॉलो करते हैं। और 7% ऐसे पॉपुलेशन हैं जो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन, ठीक है। 7% पॉपुलेशन कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग सिन्हाला भी है कुछ और तमिल भी है। ये लोग सिन्हाला भी हैं और तमिल भी है। तो ये हो गया कुछ बेसिक फैक्ट अबाउट द कंट्री श्रीलंका। अब आप देखो कि श्रीलंका में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किससे बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से, सिन्हाला लैंग्वेज से, और एक पर्टिकुलर रिलीजन जिसका नाम क्या है, बुद्धिज्म। अभी मान लो श्रीलंका में वोट होता है, ठीक। तो इलेक्शन होता है, तो किसी भी पार्टी को जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए मान लो टोटल 200 सीट्स है। कितने सीट्स हैं, सीट्स है टोटल 200। तो कोई भी पार्टी, इसका 50% कितना होगा, 50% है 100, ठीक है। 100 और इसमें और +1 कर दो, मतलब 101 अगर सीट किसी ने विन कर लिया, जस्ट 50% से एक सीट ज़्यादा, तो वो पावर में आ जाएगा, ठीक। अभी मान लो मैं सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज में बिलोंग करता हूँ और मैं अपने कम्युनिटी को बोलता हूँ कि आप लोग हमारे लैंग्वेज को सपोर्ट करो, हमारे रिलीजन को सपोर्ट करो और हमें वोट दो। तो मुझे इलेक्शन जीतने में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, अगर हम लोगों को अच्छे से समझा दिए तो? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन स्ट्रेंथ क्या है कंट्री में, सबसे ज़्यादा है। 74% पॉपुलेशन के लोग किसके हैं, हमारे लोग हैं। हमें कितना चाहिए, इसका 50% भी वोट दे देगा तो हम आसानी से जीत जा सकते हैं। और माइनॉरिटी सेक्शन वाले कौन है, ये तमिल स्पीकिंग लोग, ठीक। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे जब गवर्नमेंट बना तो क्या लगता है किसका गवर्नमेंट बना होगा, सिन्हाला का या तमिल का? क्योंकि मेजोरिटी में है सिन्हाले लोग, तो सिन्हाला स्पीकिंग लोग ही पावर में आएंगे। अब देखते हैं हम कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करता है और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो क्या क्या डिसीजंस
क्या क्या पॉलिसीज लेके आते हैं। वो जो पॉलिसीज लाते हैं वो किसके फेवर में रहता है, सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में रहता है या तमिल कम्युनिटी के फेवर में रहता है। अब हम जानेंगे आगे होता क्या है, ठीक है। तो अब देखेंगे होता क्या है। अब होता यह है कि जब इंडिपेंडेंस मिलता है श्रीलंका को, कब इंडिपेंडेंस मिलता है 1948 में। हमें कब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को 1947 में। तो हमसे जस्ट आफ्टर 1 ईयर इंडिपेंडेंस मिल गया किसको, श्रीलंका को। तो श्रीलंका में जब इंडिपेंडेंस मिला तो अब तो कोई दूसरे कंट्री का पावर वहां पे रूल नहीं करेगा, तो उनका अपना गवर्नमेंट बनेगा। तो उनका जब अपना गवर्नमेंट बना तो कैसा गवर्नमेंट बना, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब मेजोरिटी कंट्री के जो लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनका ही गवर्नमेंट बना। माइनॉरिटी लोग, तमिल स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे, कम थे, उनका गवर्नमेंट नहीं बना। तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बना, मतलब सिन्हाला वालों का। सिन्हाला स्पीकिंग लोग कितने थे, 74% थे। तो वो लोग आसानी से इलेक्शन में जीत गए, उनका गवर्नमेंट बन गया। तो गवर्नमेंट बनते ही वो लोग क्या किए, 1956 में एक एक्ट पास किए, एक कानून पास किए, जिसमें कंट्री का एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना था कि भाई श्रीलंका का ये लैंग्वेज होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसमें कौन सा लैंग्वेज उसने पास किया कि सिन्हाला को उसने बना दिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, सिन्हाला, ठीक। नेक्स्ट है क्या, अपने कम्युनिटी को, सिन्हाला कम्युनिटी को हमेशा फेवर किया। मान लो एजुकेशन है या जॉब अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन हो या जॉब अपॉर्चुनिटी हो, उसमें किसको प्रेफरेंस दिया, किसको सुविधा दिया, सिन्हाला अपने कम्युनिटी के लोगों को दिया। मान लो एक ही पोस्ट है, 2 कैंडिडेट है, एक सिन्हाला कम्युनिटी वाले हैं और एक तमिल कम्युनिटी वाले हैं। तो मान लो क्वालिफिकेशन सब इक्वल है, फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस किसको दिया, जॉब पे किसको रखा, सिन्हाला अपने कम्युनिटी के लोगों को रखा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसने ऐसा प्रोविजन बनाया ताकि बुद्धिज्म एक पर्टिकुलर रिलीजन जिसको हम वो लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसका उन्होंने प्रोविजन रखा। उनके कंट्री में और भी रिलीजन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, इनका प्रमोशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा क्योंकि ये लोग माइनॉरिटी में थे, कम थे सेक्शन में। तो इनके रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया, वहीं पे अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए रखा गया। ये एक ऐसा तरीका है, ये बहुत ही एक्चुअली आसान तरीका है कि देखो आपके कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस सेक्शन से बिलोंग करते हो, चाहे वो लैंग्वेज के रूप में हो, कौन सा सेक्शन, अगर श्रीलंका के केस में अगर देखें, श्रीलंका के केस में तो मेजॉरिटी सेक्शन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला। तो इस सेक्शन को अपने साथ कैसे शामिल किया जाए उसके बारे में प्लान करेंगे। और ये सेक्शन अगर हमारे साथ हो गया तो जो माइनॉरिटी सेक्शन वाले हैं उसको छोड़ दो, उसको केयर करना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इलेक्शन इसी से जीतना है, ठीक। तो यहाँ तो लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया, उसी तरह हो सकता है रिलीजन को भी प्रेफरेंस दिया जाए। कोई कंट्री ऐसा कर सकती है कि देख सकती है कि कौन सी ऐसी रिलीजन है जिसको मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं। अब इसी में देख लो, सिन्हाला कम्युनिटी कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो बस सिर्फ बुद्धिज्म वाले लोगों को अगर हम अपने पक्ष में कर ले तो हम आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं। और हमें बस इन्हीं लोगों को फोकस करना है, जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको फोकस करना ही नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग कभी भी हमें वोट से इलेक्शन जिता नहीं सकते, तो हमें बस मेजॉरिटी सेक्शन को लेके चलना है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। इस तरह के जो गवर्नमेंट है होती हैं, जो भी ये फैसला ले रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी, MAJORITARIAN, मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज या मेजॉरिटेरियन मेजर्स, ठीक, टेकिंग केयर ओनली ऑफ द मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड जो माइनॉरिटी सेक्शन है सोसाइटी के उसको पूरा एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो माइनॉरिटी सेक्शन वाले लोग थे, कौन थे, तमिल लोग थे, तमिल स्पीकिंग लोग थे कि नहीं, श्रीलंकन तमिल हो या इंडियन तमिल हो, ये लोग माइनॉरिटी सेक्शन में थे। अब इनको क्या हुआ, इनको ये फील हुआ, इनको दिखने लगा कि एजुकेशन हो, जॉब हो, उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अपने लोगों को दे रहे हैं, या फिर कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज ही बनाना हो तो उन्होंने सिन्हाला को बना दिया। तो हमारे अपने कंट्री में हमारा कोई एग्जिस्टेंस
है ही नहीं। हम लोग एलियन है क्या, हम लोग बाहर से आए हैं क्या, तो अपने आप को ये लोग एलियनेटेड समझने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये लोगों ने भी अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया और अपने डिमांड को गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया, अपने डिमांड को लेके गवर्नमेंट के सामने आया। तो अब हम देखेंगे कि जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थे वो जब अपने आप को एलियनेटेड फील किया, अपने आप को कंट्री से अलग फील किए और अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो उसने श्रीलंकन गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड रखा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब होता यह है कि श्रीलंकन तमिल्स फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टी। श्रीलंका में जो लोग तमिल थे, श्रीलंकन हेयर, श्रीलंकन तमिल मतलब क्या, श्रीलंका वाले तमिल भी और इंडिया वाले तमिल भी, इंडियन तमिल भी जो श्रीलंका में रह रहे थे, वो लोग क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी अपना फॉर्म किया। और कुछ कुछ पॉइंट्स थे उनके, कुछ कुछ डिमांड्स थे, जिसमें डिमांड नंबर 1 क्या था, तमिल शुड बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक क्या था, अभी तक कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज था सिन्हाला। क्या था, सिन्हाला। तो तमिल जो स्पीकिंग पार्टी थे श्रीलंकन तमिल, उन्होंने क्या बोला कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, तो तमिल क्यों नहीं हो सकता, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज आप डिक्लेयर करो। सेकंड था, उन्हें तो पता था कि जॉब और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, अपने सिन्हाला के कम्युनिटी वाले लोगों को फेवर वो कर रहे हैं। तो तमिल स्पीकिंग ने बोला कि भाई आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे जॉब हो, जिसमें कैलिबर होगा उस बंदे को सिलेक्शन मिलना चाहिए। मुझे प्रेफरेंस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हमें प्रिविलेज नहीं चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट जैसा है उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब में हो या एजुकेशन में हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, मोर ऑटोनॉमी इन तमिल मेजोरिटी प्रोविंस। तमिल मेजोरिटी मतलब ये जो नॉर्थ पार्ट है और ये जो ईस्ट पार्ट है श्रीलंका का, नॉर्थ पार्ट एंड ईस्ट पार्ट, इसमें क्या थे, इसमें तमिल स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, और ये जो सेंट्रल वाले पार्ट थे उसमें सिन्हाला स्पीकिंग वाले लोग ज़्यादा थे। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है और ये जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में मोर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, मोर ऑटोनॉमी या मोर फ्रीडम ये लोग चाहते थे कि हम लोग तमिल मेजोरिटी एरिया में, इधर गवर्नमेंट किसका था, इधर तमिल लोगों का था, तो इनको अपने एरिया में क्या चाहिए था, मोर ऑटोनॉमी, मोर फ्रीडम, अपना डिसीजन इनको खुद ही लेना था, पूरा पावर ये जो सेंटर थी अपने पास रख रही थी। ठीक है, तो अपने एरिया में, अपने प्रोविंस में ये लोग मोर ऑटोनॉमी चाहते थे। अभी मान ये तीनों डिमांड तो फुलफिल हुआ नहीं, भाई साहब ने और एक डिमांड रख दिया, अपना जो उनका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है, इसको वो मान रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट कंट्री ही आप डिक्लेयर कर दो। उसका नाम क्या दिया, तमिल इलाम, क्योंकि आप तो हमारे बारे में सोचते नहीं हो, हमें प्रेफरेंस देते नहीं हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, आप हमें बाहर के लोग समझते हो, तो आप हमें एक काम करो, ये जो हमारा ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है, हमारा जो तमिल स्पीकिंग एरिया है, उसको आप एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दो और हमें दे दो। ठीक है, तो सिन्हाला वाले लोगों ने देखा कि तमिल स्पीकिंग के पॉपुलेशन कितना है, बहुत ही कम है, 18% है, तो ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने क्या किया, इनके जितने सारे डिमांड थे, एक भी डिमांड को उन्होंने नहीं माना। सिन्हाला गवर्नमेंट ने एक भी डिमांड को नहीं माना। नहीं माना मतलब क्या, अपने पास ही सारा पावर किसके पास था, सिन्हाला वालों के पास, सिन्हाला कम्युनिटी के पास। तो उसने पावर को शेयर किया क्या, तमिल वालों के साथ पावर को शेयर नहीं किया, पूरा पावर किसके पास रखा, अपने ही पास, सिन्हाला गवर्नमेंट ने अपने ही पास पावर को रखा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। दोनों में क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट करते करते धीरे धीरे क्या हो गया, वो सिविल वॉर। सिविल वॉर, सिविल वॉर क्या होता है, जब एक ही कंट्री के दो सेक्शन, सोसाइटी में रहने वाले दो अलग अलग सेक्शन, यहाँ पे सिन्हाला सेक्शन एक हो गया और तमिल सेक्शन एक हो गया, एक ही कंट्री के दोनों लोग हैं, अगर इन दोनों में आपस में अगर भिड़त हो जाए, मारपीट हो जाए, वॉर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं सिविल वॉर। तो इस सिविल वॉर होने के कारण क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग क्या हो गए, उनका डेथ हो गया, और हजारों लोग, हजारों लाखों लोग क्या हो गए,
उनको कंट्री से बाहर जाना पड़ा। दे वेर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। दे वर फोर्स टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, वो उनको जबरदस्ती कंट्री से बाहर एज ए रिफ्यूजी भेज दिया गया। किनको? तमिल वाले लोगों को। तो ये स्टोरी में हमने क्या देखा? सिंपल एक ही चीज है कि पावर शेयरिंग जो दोनों सेक्शन ऑफ मतलब एक ही कंट्री के दो सेक्शन थे उसमें पावर शेयरिंग होना चाहिए था। पावर शेयरिंग अगर होता, अगर माइनॉरिटी सेक्शन वाले लोगों का भी पक्ष रखा जाता, उन्हें भी अगर इंपॉर्टेंस दिया जाता तो श्रीलंका में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हमने इकोनॉमिक्स में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय हमने क्या देखा था कि श्रीलंका इज बेटर देन इंडिया। हमने इकोनॉमिकली देखा था कि श्रीलंका इंडिया से बेटर है इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब श्रीलंका के लोग ज़्यादा साल तक जीते भी हैं। एवरेज इनकम जो पर श्रीलंकन का है वो एवरेज इनकम भी इंडिया से के लोगों से ज़्यादा है, ठीक है। या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़, नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर बोला जाए तो वो भी कौन से कंट्री में अच्छा है? श्रीलंका में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंडिया से बेहतर में श्रीलंका था, लेकिन श्रीलंका में अपना इंटरनल इश्यूज ही इतना खराब था जिसके कारण उसमें क्लैश और सिविल वॉर हो गया। रीजन क्या था? पावर शेयरिंग। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। तो इससे हमें समझ में आया कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे दूसरे कंट्री के बारे में जिसका नाम है बेल्जियम। अब श्रीलंका ओवर हो गया और एक कंट्री है बेल्जियम। तो बेल्जियम का सिचुएशन कैसा होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज क्या रहती हैं और उसमें पावर शेयरिंग होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ द कंट्री बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं या उसका इथनिक कॉम्पोजिशन जान लेते हैं कि बेल्जियम एक्चुअली में कंट्री था कैसा है। तो बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसका जो बाउंड्री है उसके बाउंड्री को टच करके 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो मिलते हैं। एक है फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। क्या कौन कौन से 4 कंट्री है? अच्छा, बेल्जियम कौन सा कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है? बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है। उसके बाउंड्री से लगे 4 कंट्री है। क्या क्या है? फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, ठीक है। पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन है बेल्जियम का 1 करोड़। 1 करोड़ पॉपुलेशन मतलब क्या? 50% पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा का पॉपुलेशन कितना था? 2 करोड़। श्रीलंका का पॉपुलेशन कितना था? 2 करोड़। तो श्रीलंका से 50% पॉपुलेशन कम है कहाँ पे? बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ये जो कंट्री है इसमें से जो ये रीजन है, ये ऊपर वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या कहते हैं हम? फ्लेमिश रीजन। इस रीजन में पॉपुलेशन 59% लोग रहते हैं। मतलब कंट्री इतना बड़ा है लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है? मेजॉरिटी ऊपर वाले सेक्शन नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं। और इसका कैपिटल भी कहाँ है? कैपिटल भी नॉर्दर्न वाले पार्ट में ही है। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट में लोग रहते हैं वहां पे कितने % पॉपुलेशन रहते हैं? 59%। इस रीजन को क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। हमने लिखा है फ्लेमिश रीजन। पॉपुलेशन कितना है? 59%। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लोग बोलते हैं? डच लैंग्वेज। इसको याद रखना। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है? डच, DUTCH, डच लैंग्वेज, ठीक है। DUTCH डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमने देखा कि नॉर्दर्न साइड में जो रीजन है उसका नाम है फ्लेमिश रीजन। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्दर्न साइड में रहते हैं 59% और उसका लैंग्वेज क्या है? डच लैंग्वेज। श्रीलंका के केस में हमने क्या देखा था? श्रीलंका केस में देखा था कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन सा लैंग्वेज बोलती है? सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रीजन है, जो नॉर्दर्न साइड के जो रीजन है उस रीजन को बोलते हैं वलोनिया रीजन। क्या बोलते हैं? वलोनिया रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे कंट्री का 40% पॉपुलेशन रहता है। और इनका लैंग्वेज क्या है? इनका लैंग्वेज है फ्रेंच। इनका लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज है। तो हमने ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी में फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। माइनॉरिटी में कौन लोग हैं? फ्रेंच बोलने वाले लोग।
श्रीलंका के केस में क्या था, तमिल बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में थे, ठीक, मेजोरिटी में सिन्हाला वाले थे। और यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, जो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन में डच वाले लोग रहते हैं और वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है बेल्जियम का, जो कैपिटल है, बेल्जियम कैपिटल का नाम क्या है, बेल्जियम के कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है, ब्रुसेल्स, BRUSSELS, बेल्जियम का कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल एक पिकुलियर कंडीशन है अपने आप में, ब्रुसेल एक पिकुलियर कंडीशन है, एक अलग हटके है। यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में पॉपुलेशन किसका ज्यादा है, फ्लेमिश रीजन में डच वाले लोगों का, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इस कैपिटल सिटी में डच वाले लोग ज्यादा नहीं है, फ्रेंच वाले लोग ज्यादा है। मतलब कैपिटल सिटी में ये जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो है 80%, फ्रेंच वाले लोग 80% है, और जो डच वाले लोग हैं वो है 20%। पूरा रीजन में कौन लोग रहते हैं, ये पूरा रीजन में कौन लोग रहते हैं, पूरा रीजन में रहते हैं डच वाले लोग। लेकिन कैपिटल सिटी क्या होता है, जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, अमीर लोग वहां पे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो डच वाले लोग हैं और जो फ्रेंच वाले लोग हैं, इसमें से रिच कौन है, रिच है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ये जो कम है ना 40% लोग जो कम है पॉपुलेशन के, वो लोग रिलेटिवली क्या है, रिच हैं, वो लोग रिच हैं। और ये जो फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग रिलेटिवली रिच नहीं है, वो लोग पुअर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में कौन लोग ज़्यादा रहेंगे, लॉजिकली तो रिच पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। ऑल्दो ये टोटल पॉपुलेशन ये इनका एक्चुअली नीचे है, लेकिन ये लोग रिच है तो कैपिटल सिटी में ये ज़्यादा रहते हैं। 80% यहाँ के लोग 80% किस में बिलोंग करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है, और 20% कौन है, डच लैंग्वेज वाले। तो अभी तक हमने जाना कि स्टोरी ऑफ बेल्जियम में क्या होता है, पॉपुलेशन है 1 करोड़, एक रीजन है अपर नॉर्थ वाला फ्लेमिश रीजन जिसमें 59% पॉपुलेशन रहते हैं, लैंग्वेज है डच, और ये लोग रिलेटिवली पुअर हैं, ये लोग रिलेटिवली पुअर है। क्यों पुअर है, क्योंकि यहां पे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट बाद में पहुंचा है, पहले इस रीजन में पहुंचा, यहां पे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है बाद में लोगों को मिला, इसलिए रिलेटिवली पुअर है। और जो दूसरा रीजन है वलोनिया रीजन जिसमें 40% पॉपुलेशन रहते हैं, माइनॉरिटी है, ये लोग माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है, इनका लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन ये लोग क्या है, रिच है, ये लोग क्या है, रिच है। और 1% पॉपुलेशन, ये जो रीजन है ये 1% पॉपुलेशन है, ये लोग जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ये लोग जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, क्योंकि हमने देखा जर्मनी भी बेल्जियम से कनेक्टेड है, फ्रांस भी बेल्जियम से कनेक्टेड है, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मनी भी कनेक्टेड है तो जर्मन लैंग्वेज एंड डच लैंग्वेज तो है ही मेजोरिटी में। और कैपिटल में क्या देखा, कैपिटल सिटी नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में मेजोरिटी में डच वाले हैं, लेकिन कैपिटल में मेजोरिटी में फ्रेंच वाले लोग रहते हैं, 80% लोग फ्रेंच है, 20% लोग डच है, ठीक। बेसिक ओवरव्यू हमने देखा। अब होता यह है कि यहां भी जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन है, डच पॉपुलेशन है, तो डच पॉपुलेशन है तो ये लोग आसानी से अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्शन जीत जाएंगे और ये लोग अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद अगर ये लोग जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, फ्रेंच वाले लोग हो गए, जर्मन वाले लोग हैं, इनका अगर पॉपुलिस्ट मेजर अगर लेते हैं, सिर्फ मेजोरिटी के फायदा पहुंचाने वाले मेजर्स लेते हैं, तो इनको क्या फील होगा, इंफीरियर फील होगा, इनको लगेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक। तो अगर ये लोग एलियनेटेड फील करेंगे, डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में और डच वाले के बीच में क्या होगा, क्लैश फील होगा, क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिससे सिविल वॉर हो सकता है, और कंट्री में भी क्या हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है। इतनी सारी चीजें जो पॉसिबिलिटीज है हो सकती हैं अगर ये लोग डच वाले लोग माइनॉरिटी सेक्शन वाले लोगों को केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिविल वॉर होगा और कंट्री का भी पार्टीशन
हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने श्रीलंका के केस में क्या देखा, श्रीलंका के केस में यही सब चीज हमने एक्सपीरियंस कहाँ किया, श्रीलंका के केस में, जहां पे कौन था, सिन्हाला, ये मेजॉरिटी वाले लोग थे और माइनॉरिटी में कौन थे, तमिल स्पीकिंग लोग। तो तमिल वाले लोगों को क्या किया, ये लोग नेग्लेक्ट किए और मेजॉरिटी में थे सिन्हाला लोग, तो सिन्हाला वाले झुके नहीं तो क्या किए, अपने ही लोगों के लिए पॉलिसीज या फिर फेवरेटिज्म अपनाए और तमिल लोगों को नेग्लेक्ट किए। यहाँ पे बेल्जियम में क्या होता है, माइनॉरिटी में जर्मन और फ्रेंच वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी सेम होगा तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस आएंगे। लेकिन ये सब चीजें, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, इनमें से कुछ भी बेल्जियम में नहीं हुआ। बेल्जियम में क्यों नहीं हुआ, रीजन एक ही है, पावर शेयरिंग। बेल्जियम में पावर शेयरिंग इतने अच्छे तरीके से हुआ कि इसमें इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कंट्री एकदम खुशहाल तरीके से, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सेक्शन दोनों ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। मतलब एक दूसरे को ये लोगों ने एकोमोडेट किया। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, मान लो सीट पे, आप बस के सीट पे बैठे हो, वहां पे थोड़ा सा जगह है, आप थोड़ा सा हट जाओगे तो दूसरे भी बैठ सकते हैं वहां पे, तो उसको कहते हैं दूसरों को एकोमोडेट कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी वाले ने माइनॉरिटी वाले लोगों को क्या किया, एकोमोडेट किया, अपना समझा, और अपने ही सिर्फ मेजॉरिटी के फेवर में नहीं, माइनॉरिटी के फेवर में भी जो भी डिसीजन लेने थे, पॉलिसीज लेने थे, उनको उन्होंने लिया। तो अब हम देखेंगे कि उन्होंने बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे हुआ, कैसे सब लोगों को एक साथ एकोमोडेट किए, किसी को नेग्लेक्ट किए बिना। ठीक है, चलो तो यहां हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो दो अलग अलग लैंग्वेज वाले ग्रुप थे, एक थे डच, दूसरा थे फ्रेंच एंड थर्ड थे जर्मन। तो जर्मन तो 1% था, इसको छोड़ो। डच कितने थे और फ्रेंच कितने थे, डच थे 59% एंड फ्रेंच थे 40%। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें लोगों ने आपस में एक दूसरे को एकोमोडेट किया। 1970 से लेके 93 तक इन्होंने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। मतलब 4 बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला। क्यों? क्योंकि सब लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, और पावर ताकि प्रॉपरली शेयर हो, लोगों में पावर प्रॉपरली शेयर हो, हर कम्युनिटी में पावर प्रॉपरली शेयर हो और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से किया जाए, इन्होंने पावर को शेयर किया। तो क्या क्या मेजर डिसीजन इन्होंने एकोमोडेशन इन बेल्जियम में क्या क्या डिसीजन लिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट है डिसीजन नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो थे फ्रेंच के हो या डच के हो वो इक्वल थे। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 100 है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे फ्रेंच एंड डच के। मतलब पार्टिसिपेशन 100%, दोनों का पार्टिसिपेशन है, डच का भी एंड फ्रेंच का भी। तो दोनों में से किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी हम यहां देखेंगे कि ये 100% में से 59% कौन है और 40% कौन है। 59% डच वाले हैं कंट्री में और 40% फ्रेंच वाले हैं। तो जो 59 वाले लोग हैं वो खुद ही बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जब फॉर्म होगा तो 50% हमारे मिनिस्टर्स रहेंगे और 50% आप माइनॉरिटी में हो, 50% आपके मिनिस्टर रहेंगे। तो ये ऐसा करने से ये जो 40% वाले लोग हैं इनको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? फ्रेंच वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन एकदम आराम से सॉल्यूशन ले लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसका तो सॉल्यूशन आ गया। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन उसमें मिनिस्टर्स क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है डच एंड फ्रेंच से। पहला प्रॉब्लम सॉल्व। और इसमें बोला गया कि अगर कोई स्पेशल लॉ है तो दैट लॉ शुड बी पास्ड बाय बोथ द कम्युनिटी। मतलब डच एंड फ्रेंच वाले सब लोग मिलकर अगर पास करेंगे तभी वो स्पेशल लॉ पास होगा, नहीं तो कंट्री में वो लॉ पास नहीं होगा। कितना आसान सा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा। सेकंड है मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स।
बहुत सारी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी जिनको स्टेट गवर्नमेंट में दिया गया। हमने क्या देखा चैप्टर के स्टार्टिंग में, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके नीचे स्टेट है, इसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपने रूप से अच्छे से काम कर पा रही है। अभी हमने बेल्जियम ऐसा कंट्री है, बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसमें ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, तो यहाँ पे भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे। तो रीजन के हर रीजन को अच्छे से चलने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट होने के लिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया कि आपको फ्रीडम है, आप अपने एरिया में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करो। इससे क्या हुआ, ये जो पावर शेयरिंग का इश्यूज था ये सॉल्व हुआ अच्छे तरह से। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करने से बहुत सारी इश्यूज को लोकल लेवल पे ही शॉर्ट कर दिया गया। थर्ड मास्टर स्ट्रोक क्या था, कैपिटल ब्रुसेल्स। कैपिटल ब्रुसेल्स में हमने क्या देखा, कैपिटल ब्रुसेल्स एक अलग अपने आप में एक पिकुलियर प्रॉब्लम था। यहां पे कैपिटल ब्रुसेल्स था, इसमें क्या था, इस रीजन में जो लोग मेजॉरिटी में थे कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे, और जिस रीजन में माइनॉरिटी वाले लोग थे कैपिटल में वो मेजॉरिटी में थे। मतलब कैपिटल सिटी में फ्रेंच वाले लोग थे 80% एंड डच वाले लोग थे 20%। ये लोग ज्यादा थे कैपिटल में, ठीक है। तो जो कैपिटल में ये लोग क्या किए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, ओवरऑल कंट्री के लिए गवर्नमेंट बनाया, फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाया, और कैपिटल सिटी के लिए एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, क्योंकि वो कंडीशन सेपरेट था, पिकुलियर कंडीशन था। तो कैपिटल ब्रुसेल में क्या किया, सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, और उस सेपरेट गवर्नमेंट में भी कैपिटल में भी क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटी, कि डच वाले जितने लोग रहेंगे फ्रेंच वाले भी उतने ही लोग रहेंगे। अभी देखो कैपिटल में, अभी देखो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वाले जो माइनॉरिटी थे उनको क्या किया, 40% पॉपुलेशन है लेकिन उनको भी 50% रिप्रेजेंटेशन दिया कि नहीं, उसको भी बोला कि भाई सेंट्रल में आप भले ही ओवरऑल कंट्री में आपका पॉपुलेशन कम है लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बनाएंगे तो आपको भी उतना ही सीट देंगे जितना हम लेंगे। तो इनको फ्रेंच वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो उसीलिए फ्रेंच वाला, यही फ्रेंच क्या थे, फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच थे माइनॉरिटी इन कंट्री, माइनॉरिटी इन कंट्री बट मेजॉरिटी इन कैपिटल सिटी। जो लोग कंट्री में माइनॉरिटी में थे वही लोग मेजॉरिटी में थे, कहां पे, कैपिटल सिटी में। तो कैपिटल सिटी, इन लोगों को कंट्री में रिप्रेजेंटेशन का अच्छा सा मौका मिल गया, 50% मिल गया। तो इन लोगों ने भी अपना, जहां पे ये लोग मेजॉरिटी में थे कैपिटल सिटी में, ये लोगों ने भी बोला कि नहीं हम यहां मेजॉरिटी में है, तो क्या हुआ, आपका भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स में होगा। तो कैपिटल सिटी के लिए, कैपिटल ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, वहां पे भी क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ दी कम्युनिटीज। तो अभी तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन लिया तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व। स्टेट, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो वो लोग अपने हिसाब से चलाने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व। नेक्स्ट है कैपिटल सिटी, उसका पिकुलियर प्रॉब्लम था, जो कंट्री में जो लोग माइनॉरिटी में थे कैपिटल में वो मेजॉरिटी में थे, तो वहां भी क्या किया गया, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और इसमें दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, हर एक जगह दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज किए, ठीक है। तो इससे भी सेपरेट गवर्नमेंट था तो पिकुलियर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक क्या किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके अलावा और एक गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि बेस्ड था लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज क्या क्या था, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। तो तीनों लैंग्वेज के लिए सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, और इनको फ्रीडम दिया गया कि अगर आपके कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज के बारे में कुछ इश्यूज है तो आप डिसीजंस ले सकते हो, आप अपना रिप्रेजेंटेशन हमें बोल सकते हो, हमारे लेवल से जो भी बन पाएगा हम करेंगे। तो देखो कितने अच्छे तरह से प्लानिंग के साथ पावर को शेयर किया गया। क्या किया गया, पावर को शेयर किया गया, और जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट हो सकता था डच कम्युनिटी में, फ्रेंच कम्युनिटी में, जर्मन कम्युनिटी में, वो उसको अवॉइड किया गया। श्रीलंका के तरह नहीं, जो तमिल,
और सिन्हाला में फाइट हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम पीसफुल रहा और अच्छे से एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करके सब लोग रहने लगे। तो फ्यूचर में जब यूरोपियन यूनियन बना तो यूरोपियन यूनियन के लिए हेड क्वार्टर जब चूज किया जा रहा था, ये जो कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स को ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर बनाया। क्लियर? ये यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन है, जैसे इंडिया वास्ट कंट्री है, लंबा चौड़ा कंट्री है, उसमें से मान लो राजस्थान एक स्टेट है, दिल्ली एक स्टेट है, उड़ीसा एक स्टेट है, झारखंड एक स्टेट है, तो छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो हम झारखंड से मान लो बिहार में गए तो वहाँ से करेंसीज अलग हो जाते हैं क्या? नहीं। या मान लो हम झारखंड से छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में आए, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में गए, तो कुछ भी करेंसीज, नोट या पैसे या कुछ भी चीज़ अलग होती हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट बदलना मतलब यूरोप में कंट्रीज बदलना। तो एक कंट्री से जैसे हम दूसरे कंट्री में गए तो वहाँ पे क्या, करेंसी अगर चेंज हो जाएगा तो लोगों को कितनी परेशानी होगी। तो उन्होंने आपस में एक यूनियन बनाया और बोला कि हम सब साथ हैं, हमारे यहाँ पे एक ही करेंसी चलेगी, हमारे यहाँ पे एक ही करेंसी चलेगी। और अलग अलग जगह पर, अब एक कंट्री मान लो इतना स्मॉल कंट्री है, यहाँ से यहाँ गया तो अगर मान लो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है तो फिर टैक्स वगैरह एडिशनल लगेंगे, फिर यहाँ से वहाँ चला गया दूसरे कंट्री में, वहाँ और टैक्स होगा, तो कस्टमर को इन हैंड कितना खर्च लगेगा, समझ लो। इसलिए उन्होंने बोला हम एक यूनियन है, हमें कहीं से भी माल गुजरे, 3-4 कंट्री से माल गुजरने से भी टैक्स नहीं लगेगा, हमें टैक्स फ्री रहेगा, हम सेम करेंसी फॉलो करेंगे। और भी कुछ कुछ इश्यूज थे, वही यूरोपियन यूनियन बना था। उसका हेडक्वार्टर जब सिलेक्ट किया गया तो उन्होंने किसको चूज किया? ब्रुसेल्स को चूज किया। ठीक है, तो हमने 2 कंट्री का एग्जांपल लिया, एक है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, वहां पे सिन्हाला लोग झुके नहीं और सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में फाइट हुआ, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हुआ, लोग मारे गए रिफ्यूजी की तरह या कंट्री से बाहर फोर्स किए गए कि आप बाहर चले जाओ। वहीं पे बेल्जियम में तो और डिफिकल्ट सिचुएशन था, लेकिन इतने स्ट्रेटेजिकली और सिंपल रूप से इसको सॉल्व किया गया कि लोग बहुत ही खुशहाली से रहने लगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग जरूरत है क्या? ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल से तो हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग जरूरी चीज है, उसको शेयर करना ही चाहिए। ठीक है, अब फिर भी हम थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरत है क्या ना नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरत है, किस लिए जरूरत है? तो उसके 2 रीजन है, फर्स्ट है प्रूडेंशियल एंड सेकंड है मोरल। प्रूडेंशियल मतलब होता है लॉजिकल, मतलब क्यों, क्या लिखा हुआ है? टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर 2 सोशल ग्रुप है उसके बीच में अगर आपको फ्यूचर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को अभी खत्म करना है तो पावर शेयरिंग कर दो भाई। ठीक है, हमने 2 कंट्री में देखा, क्या देखा? एक श्रीलंका, उसमें कौन था? सिन्हाला एंड तमिल, ये 2 सोशल ग्रुप थे। तो इसके बीच में फ्यूचर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको खत्म करना है तो लॉजिकल यही है, प्रूडेंशियल यही है कि आप भाई पावर शेयर कर दो, पावर शेयर कर दो। स्टोरी ऑफ बेल्जियम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, पावर शेयरिंग कर दो। तो प्रूडेंशियल रीजन या लॉजिकल रीजन क्या है? टू रिड्यूस द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप, इट इज बेटर टू शेयर द पावर नाउ। लॉजिकल है, तो इसलिए हम पावर शेयरिंग करते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 है मोरल रीजन। मोरल रीजन मतलब होता है मोरली या इथिकली, जो कहते हैं ना ये सही है, ये सही नहीं है। नैतिक रीजन से क्या है? अगर आप स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अगर बताओ, अभी इंडिया कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेजॉरिटी वर्ल्ड में कंट्रीज कैसे हैं? डेमोक्रेसी है। उसमें पीपल के द्वारा ही पीपल रूल करते हैं। ठीक है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव ही लोगों के बारे में डिसीजंस लेते हैं। तो अगर आपको स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रखना है तो क्या करना है? पावर को शेयर करना है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। जिसको आप गवर्न करने वाले हो, जिसके ऊपर आप शासन चलाने वाले हो या जिसके लिए आप डिसीजन लेने वाले हो, एटलीस्ट उसको तो पूछ लो कि क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है उसके लिए। उसको अपना बात रखने का मौका भी देना चाहिए। अगर कहीं पे उसको कुछ
अपने रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसमें डिसीजन लेने का उसमें पूरा पावर उनको मिलना चाहिए। तो हमने देखा पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीजन या लॉजिकल रीजन, सेकंड है मोरल रीजन। टू ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम मोरल रीजन के कारण पावर शेयरिंग कर देना ही सही है, और दूसरा क्या है लॉजिकल रीजन है टू पॉसिबिलिटी बिटवीन टू सोशल ग्रुप। आप देख लो, मान लो ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो इनके पास जो भी वेल्थ है, मान लो मेरे ग्रैंडफादर के पास उनके 2 बच्चे हैं, एक मेरे फादर हैं एक मेरे अंकल हैं, तो इनका जो भी वेल्थ है, ठीक है, ये टाइम रहते ही अगर दोनों में शेयर कर देंगे, टाइम रहते ही दोनों में शेयर कर देंगे तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर टाइम रहते हम वेल्थ को शेयर नहीं करते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसीलिए पावर शेयरिंग क्या है, लॉजिकल है, डिजायरेबल, कि भाई आप कर दो ये सेपरेट, ये भी मजे में, ये भी मजे में, दोनों अपना अपना लाइफ अपने हिसाब से चला सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, और वो हमारा लास्ट टॉपिक है। क्लियर? ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप्स से हम पावर शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेकंड है वर्टिकल पावर शेयरिंग, थर्ड है पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, एंड फोर्थ है पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या होता है, ये होता है वर्टिकल। पोल कैसे खड़ा रहता है, पोल वर्टिकली खड़ा रहता है। ठीक है, हम कैसे सोते हैं, हॉरिजॉन्टली सोते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो लोग लॉज बनाते हैं वो लोग लेजिस्लेटिव कहलाते हैं। हु मेक लॉज। ठीक है, लॉ कौन बनाते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, जैसे मान लो एमपीज एंड एमएलएज। एमपीज एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। हु मेक लॉज, ये लोग क्या कहलाते हैं, लेजिस्लेटिव, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, ये जो लॉ बना उसको कोई ना कोई तो इंप्लीमेंट करेगा, प्रैक्टिकली जमीन पे लाएगा कि नहीं लाएगा, डिसीजन लेगा। तो जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। हु इंप्लीमेंट लॉज, उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब इंप्लीमेंट कौन करते हैं, ये जो एमपीज हैं या एमएलए हैं, इसमें से कुछ लोग तो मिनिस्टर्स बनेंगे। ठीक, तो जो लोग मिनिस्टर्स हैं उनका काम क्या है, लॉ को प्रैक्टिकली जमीन पे लाना, इंप्लीमेंट करना। जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने सारे हो गए, ये लोग क्या है, गवर्नमेंट के कौन सा ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। इनका काम है जो लेजिस्लेटिव लॉ फॉर्मेशन किया है उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, इनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और थर्ड है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करती है, जुडिशियरी देखती है कि ये जो लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर दे रहा है, अगर करेगा तो वो लॉ को नल एंड वॉइड कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो जुडिशियरी क्या करते हैं, ये जो लॉ बना है उसके मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं। जुडिशियरी क्या होगा, हु इंटरप्रेट द लॉज। ठीक है, हु इंटरप्रेट द लॉज। ठीक, और अगर ये जो लॉ बनाया उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मैच करके देखेगा, अगर ओके है तो लॉ वैलिड है, और देखा जाएगा कि ये जो लॉ बना है जो एग्जीक्यूटिव कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो उस केस में लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं।
जुडिशरी कौन है? कोर्ट है। तो लॉ को इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पे अगर केसेस अगर होते हैं, कोई भी केसेस अगर होते हैं, कोई भी लीगल केसेस, तो उस पर डिसीजन देना किनका काम है? जुडिशरी का काम है। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स है इनका लेवल एक है, कोई किसी से कम नहीं है, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, ठीक है। तो इन तीनों लेवल में आपस में पावर को इतने अच्छे से शेयर किया गया है ताकि कोई एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल ना हो, कोई एक दूसरे से कम पावरफुल ना हो और चेक्स एंड बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। ये जुडिशरी का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ये लोग मिलकर करते हैं, लेकिन जुडिशरी चेक करता है इनका काम, ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने कि भाई हमने ऐसा ऐसा इंप्लीमेंट किया, इसमें ये इश्यूज आए और हमसे ये गलती है, सही जो भी है डिसीजन लेते हैं उनके, इनको बताना पड़ता है। तो ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी तीनों ऑर्गन्स हैं, तीनों में पावर को क्या किया गया है? अच्छे तरीका से शेयर किया गया है। तो इसी पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्योंकि एक ही लेवल है तीनों का। इस शेयरिंग को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्लियर? दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब ऊपर से नीचे आएगा। तो हम लोग चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसी समय हम कितने बार हमने कहा कि जो ऊपर लेवल में है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे है लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर किसके साथ शेयर करती है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? लोकल गवर्नमेंट के साथ अपने पावर को शेयर करती है ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए और रीजन स्पेसिफिक बेटर डिसीजन लिया जा सके और लोगों में कोई इश्यूज ना आए, ठीक है। इसको कहते हैं हम वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक। हमने बेल्जियम के केस में भी देखा कि अलग अलग पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे उनको किसके पास दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बेल्जियम में दिया गया, ठीक है। थर्ड हमारा पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जितने भी सारे सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में पावर शेयरिंग हमें करना है, ठीक है। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग करना कैसे है? अभी मान लो कि जैसे हमारा एक डच कम्युनिटी था, ठीक, एक फ्रेंच कम्युनिटी था, ठीक, इसी तरह और एक कोई लैंग्वेज जर्मन कम्युनिटी था। ये जो तीनों अलग अलग कम्युनिटीज थे इसके बीच में हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। सेपरेटली अच्छे से पावर को शेयर किया गया, अलग अलग कम्युनिटी को अपना अपना पावर दिया गया और अपने फील्ड के रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो लोग वो ले सकते हैं। इससे क्या होगा? जब पावर ही आपको दे दिया है और डिसीजन भी आपको ही लेना है तो आप दूसरे को कंप्लेन करोगे क्या? कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे। तो इसलिए क्या किया जाता है? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को थोड़ा शेयर किया जाता है ताकि जो प्रॉब्लम है वो लोग अपने ही हैंडल कर सके उनके लेवल में ही, ठीक है। बहुत कुछ क्रिटिकल इशू है तो आप स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे आके हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो पावर शेयरिंग कर देना मतलब क्या है? फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले ही अवॉइड करना, ठीक है। यह है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और लास्ट है पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अच्छा, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो मान लो स्टूडेंट्स यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, लेबर यूनियन है, जितने भी यूनियंस होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई ये हमारी मांगे है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जनता को ये प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है या जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर देती है और टाइम टू टाइम जो भी उनके डिमांड्स रहते हैं वो लोग फुलफिल करवाते हैं। तो उनको भी एक पर्टिकुलर पावर, उनका एसोसिएशन है, उनका यूनियन है, तो उनको भी पर्टिकुलर पावर उनके रेस्पेक्ट में डिसीजन लेने के लिए उनको शेयर किया जाना चाहिए ताकि वो भी अपने बारे में बेटर डिसीजन ले सके और उनके जो भी ग्रीवांसेस है, जो भी इश्यूज हैं वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग, इसी में है पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है? अभी मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी एक्स भी है, पार्टी वाई भी है ना। अब मान लो पार्टी एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जीत जाती है तो ये पार्टी एक्स क्या करेगी? अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो इसका जब गवर्नमेंट बन गया तो अब पार्टी वाई का कोई रोल है क्या? कोई भी रोल नहीं है।
लेकिन कोई भी रोल नहीं होने से हमें प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। इसलिए पार्टी वाई को हम क्या करेंगे, ऑपोजिशन गवर्नमेंट में बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे, ऑपोजिशन पार्टी के रूप में गवर्नमेंट में ये लोग भी पार्लियामेंट में बैठेंगे, और इनको जो भी इनका ग्रीवांसेस है या जनता का ग्रीवांसेस है, ये लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं उनसे ये पूछ सकते हैं, या ये जो भी फैसला लेंगे इनसे ये अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी जो भी हार गई है उसको भी हम क्या दे रहे हैं, पावर शेयर उनसे भी हम कर रहे हैं। तो ये रहा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों सेम लेवल पे हैं लेकिन उनमें अच्छे से पावर शेयर है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोसाइटी में जितने सारे ग्रुप्स हैं, जैसे हम डच, बेल्जियम के केस में देखा, डच ग्रुप है, फ्रेंच ग्रुप है, जर्मन ग्रुप है, उनको भी अपने ग्रुप के बारे में डिसीजन लेने के लिए कुछ कुछ पावर दे दिया गया है ताकि उनका भी इश्यूज अपने लेवल में सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमने देखा पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स जितने सारे यूनियंस है, एसोसिएशंस है, उनमें भी कुछ कुछ पावर दिया गया है, और पॉलिटिकल पार्टी जो हार भी जाती है उनको भी हम अपोजिशन में बिठाते हैं। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, ओवरऑल हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग कितना जरूरी होता है। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं सोसाइटी में तो जो भी जितने भी सेक्शंस हैं एक कंट्री के सोसाइटी में, उनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है और क्लैश हो सकता है, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन आ सकता है। दो कंट्री का एग्जांपल हमने लिया, एक श्रीलंका का, तो श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला ने तमिल के साथ पावर शेयरिंग नहीं किया तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ, लोग रिफ्यूजी बने, लोग मरे और प्रॉब्लम को अच्छे से डील नहीं किया। वहीं पे बेल्जियम में और क्रिटिकल सिचुएशन था लेकिन इतने स्ट्रेटेजिकली तरीके से एकोमोडेशन किया, अच्छे से पावर शेयर किया। और हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देख लिया, ये चारों फॉर्म्स है। और पावर शेयरिंग डिजायरेबल है क्या, हाँ डिजायरेबल है। एक प्रूडेंशियल रीजन है, लॉजिकल रीजन है कि अगर आप फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर अभी स्टॉप करना चाहते हो तो पावर शेयरिंग कर लो, या फिर अगर आप स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो मोरल ग्राउंड में तो भी आपको पावर शेयर करना है। तो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, डाउट जहाँ पे भी आया है तो वीडियो को अच्छे से फिर से देखो, और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, कुछ भी नोट्स चाहिए, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है LRNR, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और जितने सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको जो भी चाहिए आपको इस ऐप में मिल जाएगा। साथ ही अगर ये चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो हमें आप सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।